तेलंगाना मंत्रिमंडल की बैठक 8 जून को दोपहर 2 बजे से आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री केसीआर की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्य में उपचार, कोरोना की वर्तमान स्थिति, सिंचाई, किसान बंधु, कृषि कार्यों तथा लॉकडाउन विषयों पर चर्चा की जाएगी। आगामी मंत्रिमंडल बैठक में राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी चर्चा किए जाने की संभावनाएं हैं। राज्य की सिंचाई परियोजनाओं पर चर्चा के अंतर्गत परियोजनाओं की प्रगति, इस पर उठाए जाने वाले कदमों, मानसून आधारित सिंचाई तथा अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा खेती के आरंभ होने वाले कृषि कार्यों के मद्देनजर मंत्रिमंडल में फसल निवेश सहायता, रैतु बंधु विषयों पर भी चर्चा होने की प्रबल संभावनाएं हैं। राज्य में मिलावटी बीजों पर अंकुश लगाने के लिए उठाए जा रहे कदमों, उर्वरकों की उपलब्धता, कीटनाशकों और अन्य कृषि संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा किए जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। 8 जून की प्रस्तावित मंत्रिमंडल बैठक में कोरोना नियंत्रण को लेकर राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों, दूसरी लहर में आ रही गिरावट को देखते हुए विभागीय स्तर पर उठाए जाने वाले कदमों पर भी चर्चा किए जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसके अलावा संभावित तीसरी लहर का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों और तैयारियों पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही कोरोना नियंत्रण के लिए लगाए गए लॉकडाउन के मद्देनजर उसके कारण राज्य की अर्थव्यवस्था पर कैसा प्रभाव पड़ा है, इस विषय में भी चर्चा होने की संभावना है। राज्य मंत्रिमंडल इस विषय को दृष्टि में रखकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है। इसके अतिरिक्त 7 जून से राज्य के 19 जिलों में 19 डायग्नोस्टिक केंद्र स्थापित करने संबंधी कार्यक्रम को मुख्यमंत्री ने 9 जून को आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। इस विषय में मुख्यमंत्री केसीआर का विचार है कि राज्य के सभी मंत्री एक ही समय में सम्मिलित होकर एक ही दिन एक ही समय में 19 केंद्रों का शुभारंभ करें। यह ऐसा हो तो जिन क्षेत्रों से मंत्री नहीं है वहां अन्य दूसरे प्रमुखों को आमंत्रित कर उनके हाथों डायग्नोस्टिक केंद्रों का उद्घाटन कराने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस परिवेश में कौन कहां जाकर उद्घाटन करेंगे, इस बात पर भी मंत्रिमंडल में अंतिम फैसला लेने की संभावनाएं हैं। वॉइस ओवर 2। कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव घट रहा है, साथ ही सकारात्मक मामलों की संख्या भी कम होती जा रही है। इन परिस्थितियों के मद्देनजर सरकार दिन के लॉकडाउन को हटाने का विचार कर रही है। ऐसा लगता है कि 9 जून के बाद लॉकडाउन का समय घटाकर केवल रात के समय में पुनः कर्फ्यू लागू रखने की भी संभावनाएं हैं। अप्रैल तथा मई माहों में कोरोना उग्र रूप में था। ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार ने आरंभ में 1 महीने तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया था। इसके पश्चात परिस्थितियों में सुधार न आने तथा कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 12 मई से 30 मई तक लॉकडाउन लगाया गया। इस दौरान प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक ही ढील दी गई। इसके पश्चात राज्य में कोरोना मामलों की संख्या क्रमिक रूप से कम होने के प्रकाश में 31 मई से ढील की अवधि को बढ़ाकर 2 बजे तक कर दिया गया। अब यह सीमा आगामी बुधवार को समाप्त होने वाली है। राज्य के जन स्वास्थ्य निदेशक श्रीनिवास राव ने कहा है कि राज्य में कोरोना मामलों की संख्या में भारी गिरावट आई है और सकारात्मक मामलों की दर भी मात्र 2% है। हालांकि राज्य सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही जानकारियों तथा आंकड़ों के आधार पर ही रात्रिकालीन कर्फ्यू तथा लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। आगामी 9 जून के बाद दिन के समय का लॉकडाउन पूरी तरह समाप्त करने के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, कोविड टास्क फोर्स का नेतृत्व कर रहे मंत्री केटीआर द्वारा की गई टिप्पणियों को लेकर सरकार लॉकडाउन समाप्त करने के प्रति सकारात्मक रुख अपना रही है। इस माह की 9 तारीख तक कोरोना का प्रकोप लगभग कम हो जाएगा। थोड़ी सतर्कताओं और नियमों का पालन कर आम जनता अपने दैनिक कार्य कर सकेंगी, कहते हुए मंत्री केटीआर ने टिम्स में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही थी। इसी टिप्पणी को लेकर लॉकडाउन आगे बढ़ाने की अब कोई संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। संभवतः
अप्रैल माह की भांति रात्रिकालीन कर्फ्यू ही लागू रखा जा सकता है। वर्तमान समय में सरकार के कुछ महत्वपूर्ण विभाग ही पूर्णकालिक रूप से कार्य कर रहे हैं, जबकि अन्य विभाग 50% कर्मचारियों के साथ शिफ्ट पद्धति से कार्य कर रहे हैं। इस माह की 9 तारीख के बाद सभी सरकारी विभागों को पूर्ण स्तरीय चलाने की सरकार द्वारा अनुमति दिए जाने की भी प्रबल संभावनाएं हैं। इतना ही नहीं, राज्य की महत्वपूर्ण टीएसआरटीसी की बस सेवाएं, हैदराबाद मेट्रो रेल सेवाएं भी सायंकाल तक चलाने की संभावनाएं हैं। दूसरी ओर राज्य के सभी शिक्षण संस्थाओं को आगामी 16 जून से सरकार द्वारा संचालित करने की अनुमति मिलने की भी पूरी संभावनाएं हैं। लॉकडाउन के मद्देनजर सरकार ने विद्यार्थियों तथा शिक्षण संस्थाओं के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाशों को 1 जून से 9 जून तक बढ़ा दिया था, जिससे बाद में 15 जून तक बढ़ाया गया। अब ताजे तौर पर सरकार 16 जून से स्कूलों, जूनियर कॉलेजों को पूरे तौर पर संचालित करने की अनुमति देने के विचार कर रही है। वहीं दूसरी ओर राज्य में डिग्री विद्यार्थियों के लिए गत 1 जून से ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही है। अब उन्हें भी नियमित रूप से चलाने की मंजूरी दिए जाने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। इसके अलावा विशेषज्ञों ने सूचित किया है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर अधिक असर दिखाएगी। इस बात के प्रकाश में सरकार शिक्षण संस्थानों में केवल कर्मचारियों को, अध्यापकों को ही आने की अनुमति दे सकती है। विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष कक्षाओं की जगह ऑनलाइन कक्षाएं ही चलाई जाने की उम्मीदें जताई जा रही है। माधापुर स्थित हाईटेक्स में मेगा टीकाकरण अभियान जारी है। यहां आज एक ही दिन में 50,000 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इस मेगा टीकाकरण अभियान में सैबराबाद पुलिस तथा मेडिकेयर अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है। इस मेगा टीकाकरण अभियान के दौरान जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, उन सभी को टीका लगाया जाएगा। अपने लिए वैक्सीन की डोज लेने लोग निजी वाहनों से यहां भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। टीका लगाने आ रहे लोगों की भीड़ बढ़ जाने से यहां हाईटेक्स के समक्ष मुख्य सड़क मार्ग पर ट्रैफिक जाम हो गया है। यह बृहद टीकाकरण अभियान जो प्रातः 8 बजे से आरंभ हुआ, रात 9 बजे तक चलेगा। इसके लिए 500 काउंटर स्थापित किए गए हैं। संयुक्त आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कासु ब्रह्मानंद रेड्डी की पत्नी श्रीमती राघवम्मा का 97 वर्ष की आयु में आज हैदराबाद में निधन हो गया। राघवम्मा ने सोमाजीगुड़ा स्थित अपने मकान में अंतिम सांस ली। राघवम्मा का पैतृक गांव गुंटूर जिले के नादेंडला मंडल स्थित मिरुमामिल्ला ग्राम है। राघवम्मा के निधन पर कई प्रमुख राजनीतिज्ञ हस्तियों ने शोक प्रकट किया है। 57 वर्षीय राघवम्मा के निधन पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने गहरा शोक प्रकट किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा के परिजनों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। इस संदर्भ में उन्होंने दिवंगत कासु ब्रह्मानंद रेड्डी की सेवाओं को भी याद किया। बोयिनपल्ली नाले में गिरकर अपनी जान गंवाए बालक के मौत की घटना को लेकर कांग्रेसी नेता दासोजू श्रवण ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि 7 वर्षीय बालक आनंद साई की मौत का कारण सरकार की लापरवाही ही है। उन्होंने सीएम केसीआर सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकारी लापरवाहियों से ही राज्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। उन्होंने कहा कि बालक के मौत की जिम्मेदारी जीएचएमसी अधिकारी तथा सीएम केसीआर ही निभाना चाहिए। दासोजू श्रवण ने कहा कि मलकाजगिरी ओपन नाले में गिरकर सुमेधा नामक बालिका की गत दिनों मौत हो गई थी। इस घटना के बाद भी सरकार तथा संबंधित अधिकारियों में कोई हरकत नहीं हुई। उन्होंने आनंद साई की ताज़ा घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे खुले नालों के अतराफ प्रहरी सुरक्षा दीवारों का निर्माण करें। इस विषय को लेकर श्रवण ने सामाजिक माध्यमों द्वारा भी सरकार को लपेटा है। पूर्व मंत्री ईटेला राजेंद्र द्वारा कर्मचारी संघों के संबंध में की गई टिप्पणियों पर राज्य बिजली विभाग कर्मचारी संघ ने अपना विरोध प्रकट किया है।
संघ ने कहा कि हाल हाल तक राज्य के महत्वपूर्ण पदों को भोग कर इटेला इस समय कविता के खिलाफ मनमाने ढंग से टिप्पणियां कर रहे हैं। संघ के अध्यक्ष केवी जॉनसन तथा सचिव कोडूरी प्रकाश ने सवाल किया कि इटेला का ऐसा व्यवहार क्या उचित है। आज सोमाजीगुड़ा स्थित प्रेस क्लब में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया। श्रमिक नेताओं ने कहा कि मंत्री पद से हटाए जाने के बाद श्रमिक संघों के इतिहास पर बात करना बहुत ही शोचनीय बात है। उन्होंने बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर के सलाह पर ही कर्मचारी संघों का गठन हुआ है। उन्होंने बताया कि पूर्व में हमारे इस संघ के नेता नायनी नरसिम्हा रेड्डी, कोप्पुला ईश्वर जैसे लोग होते थे। राज्य के गठन के बाद सरकार में विलय होने से हमारे अध्यक्ष के रूप में कविता को चुना गया है। उन्होंने इटेला को चेतावनी दी कि यदि भविष्य में वे कविता या श्रमिक संघों के संबंध में टिप्पणियां किए तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा। ఇవాళ ఆయన మతలబు చేయగానే ఆయన వ్యక్తిగత కారణాలు అంటే ఏదైతే ల్యాండ్ కుంభకోణం ఉందో వాటన్నిటి మీద పార్టీ క్షుణ్ణంగా నిర్ణయం తీసుకొని ఆయన మతలబు చేయడం జరిగింది. అప్పుడైనా కామెంట్ చేసినాడు తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యుత్ కార్మిక సంఘం మీద కానీ, ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల మీద కానీ, తెలంగాణ బొగ్గు గని కార్మిక సంఘం మీద కానీ ఇవన్నింటినీ గౌరవ కవిత మేడం గారి అధ్యక్షురాలు ఉన్నారు. అందుకే ఇవన్నీ నిర్వీర్యమని అనే ఒక తప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్ చేసి దానికి మేము ఎదురుగా ఖండిస్తున్నాం. ఇంకోసారి కూడా హెచ్చరిక కూడా చేస్తున్నాం. ఇవాళ ఇదే మూడు ఏవైతే చెప్పిండో ఆయన నిలబడ్డ ఎలక్షన్ల హుజరాబాద్లో మా అందరూ కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ ఎంప్లాయీస్ కానీ, ఆర్టీసీ కార్మికులు కానీ, లేకుంటే బొగ్గు గని కార్మికులు కానీ ఓట్లు వేయలేదా మరి ఆయన ఆత్మవిమర్శనం చేసుకోవాలి. ఇలా పార్టీకి వెళ్ళిపోగానే మరి కరెంట్ కానీ లేకుంటే ఆర్టీసీ కానీ ఇవన్నీ కూడా వట్టి అన్నట్టు ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. అది కూడా తప్పు. మన మాజీ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రులు శ్రీ ఈటల రాజేందర్ గారు ప్రెస్ మీట్ లో వాళ్ళ రాజకీయం మాట్లాడుకుంటే అయిపోగానే అందులో మా కార్మిక సంఘాలను కూడా ఆ విషయాలు కూడా మాట్లాడారు. దాని కొరకే మేము ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టినాం. అందులో మాట్లాడుకుంటూ ఎలక్ట్రిసిటీ రంగంలో విద్యుత్ ఎంప్లాయీస్ కి కొప్పులీశ్వర్ గారు ఒక సంఘాన్ని స్థాపించారు. దానికి కొప్పులీశ్వర్ కాకుండా కవిత మేడం గారు నడిపిస్తున్నారని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. మాకున్న అవగాహన బట్టి టిఆర్ఎస్ కి అనుబంధంగా ఏకైక కార్మిక సంఘం ఈ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఏర్పాటైందంటే అది టిఆర్వీఏసే. అది మేము గర్వంగా చెప్పుకోగలుగుతాం. అప్పుడు 2004లో గవర్నర్లు కేసీఆర్ గారి ఆదేశానుసారం సూచనల మేరకు ఈ సంఘాన్ని స్థాపించి 2005లో లేబర్ కమిషన్ దగ్గర రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యి అప్పుడు ఒక అడహా కమిటీ వేశారు. దాని తర్వాత పూర్తి కమిటీని తర్వాత కూడా పార్టీ ఆదేశానుసారంగా వేశారు. అప్పుడు గవర్నర్లు నాయన నరసింహారెడ్డి గారు గౌరవ అధ్యక్షులుగా ఉండే, కొప్పుల ఈశ్వర్ గారు అధ్యక్షులుగా ఉండే, ఫౌండర్ జనరల్ సెక్రటరీగా ప్రకాష్ గారు ఉండి దాన్ని మెల్లమెల్లగా 2006లో వరంగల్లో ఎంట్రీ అయినాక అట్లా ఒక్కొక్క స్టేట్ లో అప్పుడున్న 10 జిల్లాల్లో కావచ్చు, జన్పూర్లో కావచ్చు, అట్లా మేము దాన్ని విస్తరించుకుంటూ వెళ్ళాం. तेलंगाना राज्य पर मानसून की कृपा बड़ी ही जल्दी से आ गई है। मानसून के प्रभाव से राज्य में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं बढ़ गई है। इस माह की 3 तारीख को केरल में प्रवेश किया मानसून तेलंगाना राज्य में आने तय समय से 2 दिन पूर्व ही प्रवेश कर लिया है। मानसून के समय पूर्व राज्य का द्वार खटखटाने से नगरद्वय सहित कामारेड्डी, यादाद्री, निजामाबाद, संगारेड्डी जिलों में वर्षा हो रही है। गत 30 जून को केरल में प्रवेश किया मानसून बड़ी तेज गति के साथ 2 दिन पूर्व ही तेलंगाना में प्रवेश कर लिया है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 3 वर्षों में पहली बार मानसून 2 दिन पहले तेलंगाना राज्य में कदम रखा है। यह बड़ी विशेष बात है। उन्होंने बताया कि राज्य के वनपर्ती, नागर कर्नूल, महबूबनगर जिलों में मानसून प्रवेश कर लिया है, वहां भी वर्षा हो रही है। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मानसून और अन्य क्षेत्रों में भी जल्दी ही प्रवेश कर लेने की संभावनाएं हैं। राज्य के कामारेड्डी, यादाद्री, निजामाबाद, संगारेड्डी जिलों में तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में कल रात से ही तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि
कि आगामी 3 दिनों में यहाँ मध्यम एवं भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ने गोवा तथा कर्नाटक राज्यों में भी प्रवेश की दस्तक दे दिया है। कल रात से आज प्रातः तक हैदराबाद शहर समेत मेडचल मल्काजगिरी जिलों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे सड़कें जलमग्न हो गई हैं। हैदराबाद नगर स्थित भवानीनगर पुलिस थाना परिधि के तालाब कट्टा में एक खाई से 2 लंबे लंबे सांप बाहर निकले। इन सांपों को देख स्थानीय लोग दहशत में आ गए। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ दिन पूर्व बंद हुए एक मकान को गत बुधवार के दिन पुनः खोल दिया गया था। तब भी वहां 5-5 फीट के 2 सांप मिले थे। बंद मकान को खोले जाने तथा वहां से 2 सांपों के मिलने से आसपास के लोग काफ़ी परेशान थे। लोगों में भय बैठ गया था। जब आसपास के लोगों को इसकी जानकारी मिली तो बस्ती के 2 युवकों ने उन सांपों को पकड़ लिया और उन सांपों को लेकर विभिन्न मोहल्लों में घूमते हुए दिखाई दिए। सांपों के मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और युवाओं द्वारा पकड़े गए 2 सांपों को स्नेक सोसाइटी के हवाले कर दिया गया है।